आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी भुवनेश्वर में जारी डीजीपी आईजीपी की इंडिया कॉन्फ्रेंस में आज करेंगे शिरकत। इजलास में कौमी सलामती से मुताल्लिक चैलेंजेस पर होगी गुफ्तगू। गर्दाबी तूफान फेंगल के आज दोपहर महाबलीपुरम और कराईकल के साहिल से टकराने का इम्कान। सूरत हाल से निपटने के लिए राहत और बचाव एजेंसियां मुस्तैद। समाजवादी पार्टी का नुमाइंदा वफ्द आज करेगा संभल का दौरा। जिला में अमन बरकरार रखने के लिए इंतजामिया ने सिक्योरिटी का किया सख्त इंतजाम। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने जंगबंदी मंजूर करने का दिया इशारा। बदले में नाटो से सिक्योरिटी की गारंटी का किया मुतालबा। और आलमी शतरंज चैंपियनशिप में डी गुकेश और चीन के डिंग लेरियन के दरमियान 5वें दौर की बाजी आज। 4 मुकाबलों में दोनों खिलाड़ियों के 2-2 पॉइंट्स। और आइए अब डालते हैं तफसील से नजर खबरों पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ओडिशा के दौरे पर हैं। वजीर आजम आज भुवनेश्वर में होने वाली डायरेक्टर जनरल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। ये 6 रोजा कॉन्फ्रेंस 29 नवंबर से शुरू हुई है, जो 1 दिसंबर तक जारी रहेगी। ये कॉन्फ्रेंस मुल्क के सीनियर पुलिस प्रोफेशनल्स और सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर्स को कौमी सलामती से मुताल्लिक मुख्तलिफ मसाइल पर आजादाना तौर पर बातचीत और अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए एक इंटरएक्टिव प्लेटफॉर्म फराहम करेगी। मुल्क में पुलिस को दरपेश मुख्तलिफ ऑपरेशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर और फलाह बहबूद से मुताल्लिक मसाइल पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। बातचीत में दाखिली सलामती के खतरात के अलावा जराइम पर काबू पाने और अमन व अमान के इंतजाम से मुताल्लिक चैलेंजों से निपटने के लिए पेशा वराना बेहतरीन तरीक़ाकार की तख्लीक और इश्तराक भी शामिल होगा। कॉन्फ्रेंस में दहशतगर्दी, बाएं बाजू के इंतहा पसंदी, साहिली सलामती जैसे मौज़ूआत पर भी बात की जाएगी। इस साल कॉन्फ्रेंस में कुछ खास खुसूसियात भी शामिल की गई हैं। इससे सीनियर पुलिस अफसरान को वजीर आजम के सामने दाखिली सलामती के मामलात पर अपने ख्यालात और तजावीज़ पेश करने का एक कीमती मौका मिलेगा। इस कॉन्फ्रेंस में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, कौमी सलामती के मुशीर, वजीर मुमलिकत बराए दाखिला, रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के डीजीपी और मरकजी पुलिस तंजीमों के सरबराहान भी शिरकत करेंगे। आगे बढ़ते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ओडिशा के 3 रोजा दौरे पर हैं। भुवनेश्वर में उनके इस्तकबाल के लिए बड़ी तादाद में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों के जोशो खरोश को जानने के लिए हमारे नुमाइंदे ने लोगों से खास बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भुवनेश्वर के दौरे पर हम देख रहे हैं कि इस तरह से सड़क के किनारे लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन करने के लिए घंटों खड़े रहे। यहाँ पर आप देखें, पूरे भुवनेश्वर में जिस रास्ते से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला गुजरा, इस तरह से लोग यहाँ पर खड़े नजर आए। आप देखिए, हम बात करेंगे यहाँ पर। आप पीएम साहब को सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं? हाँ, आया हूँ। देखने के लिए? देखने के आया हूँ। क्या कहेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उड़ीसा अभी राजनीति के केंद्र बिंदु पर है। जो पहले यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र थे, अभी उड़ीसा से 20 एमपी बीजेपी का गया है। और जो सरकार बना है केंद्र में, भारतीय जनता पार्टी उड़ीसा प्रदेश का महत्वपूर्ण योगदान भी है। ये नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की वजह से हुआ है। 3 दिन का ऐतिहासिक उनका प्रवास है उड़ीसा में। इसीलिए सारे उड़ीसा के लोग जो हैं वो नरेंद्र मोदी को देखने के लिए, पूरा 1 लाख से ज़्यादा लोग हैं, पूरा रास्ते के बीचों बीच है। देखिए, मोदी जी मतलब एक लीडर नहीं है, वर्ल्ड लीडर हैं। तो उड़ीसा में पहली बार कोई प्राइम मिनिस्टर आके 3 दिन के लिए रह रहा है। उड़ीसा को मतलब खाना खाएंगे, यहाँ का मतलब लोगों को जानेंगे और बहुत कुछ भी उनका प्लान प्रोग्राम है। तो बहुत खुश लग रहा है हम लोगों को कि हमारा नेता मोदी जी जैसा नेता है। आज बड़ा खुशी का दिन है। ये उड़ीसा माटी का गौरव और गौरव का बात है
मोदी जी आ रहे हैं और खुशी में सारा भुवनेश्वर ने सारा उड़ीसा घूम रहे हैं, क्योंकि मोदी जो कहती है वो करती है। उड़ीसा की जनता वही बात कह रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस उड़ीसा है और यही वजह है कि जब वो उड़ीसा दौरे पर पहुंचे हैं, हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में कई किलोमीटर लोग सड़कों के किनारे खड़े हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नजदीक से देखने के लिए, उनका अभिवादन करने के लिए। कैमरामैन कमलेश के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, भुवनेश्वर। और समुद्री तूफान फेंगल आज पुडुचेरी के करीब क्राइकल और महाबलीपुरम के दरमियान 90 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाओं के साथ टकराएगा। खलीज बंगाल में गहरे दबाव की वजह से बनने वाले समुद्री तूफान की वजह से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी के साहिली इलाकों में मूसलाधार बारिश की पेशगोई की गई है। चेंगलपट्टू, वेल्लुपुरम, कड्डलोर और माइलादोथुरई, नागीपट्टनम अजला में 20 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश मुतवक्के है। सूरत हाल से निपटने के लिए एसडीआरएफ और कोस्ट गार्ड को तैयार रखा गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक तूफान के शुमाली तमिलनाडु के साहिल से टकराने के बाद कमजोर होने का इम्कान है। तमिलनाडु में समुद्री तूफान फेंगल के असर से चेन्नई शहर का मौसम भी तब्दील हुआ है। कल रात यहां हल्की बारिश हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक गिरदाबी तूफान फेंगल आज दोपहर शुमाली तमिलनाडु, पुडुचेरी के साहिलों को उबूर करेगा। और अब बात दिल्ली की। दिल्ली में आलूदगी की सतह इंतहाई खराब जुमरे में बरकरार है। कई इलाकों में हवा के मेयार का इंडेक्स 400 AQI से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है। गुज़िश्ता कई दिनों की तरह आज सुबह भी धुंध की चादर छाई रही। मुंडका और शादीपुर में AQI 409 रिकॉर्ड किया गया है, जबकि बवाना में AQI 403 रिकॉर्ड किया गया है। जहांगीरपुरी में AQI 401। पंजाबी बाग की बात की जाए तो यहाँ AQI 391 रिकॉर्ड किया गया था। नेहरू नगर इलाके में AQI 386 रिकॉर्ड किया गया है। रोहिणी में AQI 377, आनंद विहार, DDU और वजीरपुर में AQI 373 रिकॉर्ड किया गया। अशोक विहार में AQI 371, द्वारका सेक्टर 8 में AQI 367 रिकॉर्ड किया गया है। बढ़ती हुई आलूदगी के बाइस सांस की संगीन बीमारियों का मुसलसल खदशा है। काबिल जिक्र है कि आमतौर पर हवा का मेयार AQI 50 के जुमरे में होना चाहिए। और समाजवादी पार्टी का एक 15 रुकनी वफ्द आज संभल का दौरा करेगा। वफ्द संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के बाद भड़के तशद्दुद का तफसीली जायजा लिएगा। और समाजवादी पार्टी के रियासती सदर श्याम लाल पाल ने कहा कि पार्टी सरबराह अखिलेश यादव की हिदायत पर वफ्द संभल जाएगा और तशद्दुद के हालात की तफसीलात जमा करेगा और पार्टी सरबराह को रिपोर्ट सौंपेगा। समाजवादी पार्टी के वफ्द में अपोजिशन लीडर माता प्रसाद पांडे, कानून साज काउंसिल में अपोजिशन लीडर लाल बिहारी यादव, रुकन पार्लियामेंट जियाउर रहमान बर्क, हरेंद्र मलिक, रुचि वेरा और इकरा एहसन और नीरज मौर्य समेत कई अहम रहनुमा शामिल होंगे। समाजवादी पार्टी ने पहले ये दौरा मुलतवी कर दिया था। समाजवादी पार्टी के वफ्द के दौरे के पेश नज़र इंतजामिया अलर्ट है। इंतजामिया ने जिले में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए सख्त हिफाजती इंतजाम किए हैं। पुलिस ने मस्जिद और दीगर हसास इलाकों में इजाफी पुलिस फोर्स और CCTV कैमरे नस्ब किए हैं। समाजवादी पार्टी के संभल दौरे के दौरान मुरादाबाद डिविजनल कमिश्नर अनंजय कुमार सिंह ने कहा कि जिम्मेदार ओहदों पर फाइज अफराद इंतजामिया को समझेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वो किसी को रोकना नहीं चाहते, बल्कि सिर्फ हालात को बेहतर करना चाहते हैं। कोई भी जो भी यहाँ आना चाहता है उन सभी लोगों से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। वैसे तो जिलाधिकारी के द्वारा प्रतिबंध लगाया जा चुका है कि अभी कोई यहाँ नहीं आ सकता, पर अभी तो हम किसी तरह से हमने शांति व्यवस्था बनाई है, लोगों में विश्वास बहाली हुई है, जनजीवन सामान्य हुआ है। अभी इस तरीके की चीजें अगर कोई आता है तो यहाँ उत्तेजना का कारण बन सकता है, यहाँ पे इंस्टिगेशन हो सकता है, कोई उकसावा हो सकता है। इसकी वजह से हमने लोगों से रिक्वेस्ट किया है, मैं अनुरोध भी कर रहा हूँ लगातार कि जिम्मेदार लोग हैं, जिम्मेदार जगहों पर हैं, वो हमारी बात समझेंगे। वो भी नहीं चाहेंगे कि संभल में फिर से किसी तरह की अशांति हो। हम किसी को रोकना नहीं चाहते, बस इस जो माहौल है उसको बेहतर करना चाहते हैं।
नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ आज अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। नायब सदर जमहूरिया दोईमुख में राजीव गांधी यूनिवर्सिटी के 22वें कन्वोकेशन में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। इसके अलावा वो ईटानगर में अरुणाचल प्रदेश असेंबली के खुसूसी इजलास से भी खिताब करेंगे। अगली खबर का रुख करते हैं। महाराष्ट्र में शिकस्त के बाद कांग्रेस और उसके इत्तेहादियों के लिए सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। शिकस्त की जिम्मेदारी के हवाले से हिंदुस्तानी इत्तेहाद में दरार साफ दिखाई दे रही है। जहां एक तरफ शिवसेना महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात में अपनी शिकस्त को लेकर कांग्रेस पर सवाल उठा रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस दिल्ली में होने वाले आइंदा असेंबली इंतखाबात में तनहा लड़ने का ऐलान कर रही है। महाराष्ट्र में शिकस्त के बाद कांग्रेस और उसके इत्तेहादियों के लिए सब कुछ ठीक नहीं है। शिकस्त के बाद महाराष्ट्र में कांग्रेस के इत्तेहादी कांग्रेस और उसकी हिकमत अमली पर सवाल उठा रहे हैं और खुदशनासी का मशवरा दे रहे हैं। शिवसेना के उद्धव ठाकरे का खुलकर कहना है कि कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे को वजीर आला न करार देकर गलती की है। अगर वो बयान दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा अगर महाविकास आघाड़ी ने आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब का घोषित किया होता तो लाभ होता, स्वाभाविक सी बात है। हम भी कह रहे हैं कि अगर उद्धव ठाकरे साहब का चेहरा घोषित हुआ होता तो उनके द्वारा कोरोना काल के संकट समय में किए गए काम लोगों ने देखे हैं। कांग्रेस को आत्मचिंतन करना चाहिए कि क्यों वो गलती कर बैठे, क्यों वो नहीं समझ पाए। दरअसल महाराष्ट्र पर कांग्रेस की हिकमत अमली पर सवाल उठ रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक पार्टी के अंदरूनी सर्वे की बुनियाद पर MVA की कारकर्दगी में कमी के इशारे मिले थे, लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने इसे नजरअंदाज कर दिया। अभी जो इंटरनल सर्वे क्या बता रहा था महाराष्ट्र में कि अल्पसंख्यक के अलावा कांग्रेस की सपोर्ट OBC में, SC में, ST में और कई जितने वर्ग हैं, वंचित पिछड़े जो वर्ग हैं, उनमें से सपोर्ट खिसक रहा है। जो लोकसभा चुनाव में सपोर्ट मिल रहा था वो सपोर्ट धीरे धीरे करके असेंबली चुनाव में वो दिखाई नहीं दे रहा था। तो जब महाविकास आघाड़ी की ये परिस्थिति कांग्रेस नेताओं को पहले से पता था, उस पर क्या कार्रवाई की उन्होंने? उसके लिए कुछ इन्होंने स्टेप्स लिए क्या? करेक्शन स्टेप्स लिए नहीं लिए। महाराष्ट्र के बाद दिल्ली में असेंबली इंतखाबात होने हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर लोकसभा इलेक्शन लड़ा था, लेकिन अब कांग्रेस तनहा लड़ने का ऐलान कर रही है। हमारे यहाँ कभी भी पहले अनाउंस नहीं करते हैं। हम चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, 70 की 70 सीटों पे लड़ेंगे, जीत के आएंगे। उसके पश्चात हमारा लीडर का सिलेक्शन होता है और वही प्रोसीजर दिल्ली में भी अडॉप्ट किया है। इधर पार्लियामेंट के सरमाई इजलास के दौरान तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के दरमियान इख्तलाफात खुलकर सामने आए हैं। तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि वो कांग्रेस के यकतरफा फैसलों को कबूल करने की पाबंद नहीं है। TMC ने पार्लियामेंट के जारी सरमाई इजलास में लोगों के मसाइल को तरजीह देने का फैसला किया। पार्टी लीडरों का कहना है कि TMC मगरबी बंगाल और मुल्क से मुतालिक मसाइल को पार्लियामेंट में उठाएगी, क्योंकि ये उसका अहद है। यानी महाराष्ट्र और झारखंड असेंबली इंतखाबात के बाद इंडिया अलायंस की इत्तेहादी जमातों के दरमियान रस्साकशी खुलकर सामने आने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज उर्दू खबरें। और चंडीगढ़ में क्लब के बाहर बम धमाके मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में 2 क्लबों के बाहर बम धमाके करने वाले दोनों मुलजिमान को तसादुम के बाद हिसार से हिरासत में ले लिया गया। तसादुम के दौरान पैर में गोली लगने से जख्मी मुलजमीन को हिसार के अस्पताल में दाखिल कराया गया। उन पर नजर रखने के लिए चंडीगढ़ के क्राइम ब्रांच और ऑपरेशन सेल की मुश्तरका टीमें वहां तैनात हैं। काबिल जिक्र है कि दोनों मुलजिमान के खिलाफ पहले ही मुकदमा दर्ज है। उनकी शनाख्त मकलान के रहने वाले विनय देव और खरड़ गांव के रहने वाले अजीत के तौर पर हुई है। आसाम में IIT गुवाहाटी आज से मुल्क के सबसे बड़े साइंस मेले का गवाह बनने जा रहा है। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल आज से 3 दिसंबर तक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी में मनाया जाएगा। साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह फेस्टिवल में शिरकत करेंगे। IISF एक मुनफरिद साइंस फेस्टिवल है जिसकी शुरुआत 2015 में हुई थी। शुमाल मशरक़ी भारत पहली बार इस फेस्टिवल का गवाह बनेगा। IISF के मुख्तलिफ मौजू हैं जिसका मकसद साइंस और आम लोगों को साइंसी सरगर्मियों में शामिल करना है। इस 10वें एडिशन की थीम है इंडिया को साइंस और टेक्नोलॉजी से चलने वाले आलमी मैन्युफैक्चरिंग हब में तब्दील करना।
और IISF 2024 में खास प्रोग्राम चंद्रयान म्यूजियम होगा ताकि चंद्रयान मिशन में भारत की हुसूलियाबी की नुमाइश की जा सके और इसका जश्न मनाया जा सके। गजा की पट्टी में गुज़िश्ता रात इजरायली हमलों में कम से कम 40 अफराद की मौत हो गई। इनमें से ज्यादातर लोग गजा के मरकज में वाक़े नुसरत पनाह गुज़ीन कैंप में मुक़ीम थे। ये तवील अरसे से चलने वाले 8 मुहाजिर कैंपों में से एक है। एक और हमले में शुमाली गजा में बैतुल्लाह में एक घर पर इसराइली फ़िज़ाई हमले में कम से कम 10 अफराद हलाक हो गए। जुमे को इसराइली फौज की तरफ से कोई नया बयान सामने नहीं आया, लेकिन जुमेरात को कहा गया कि उसके अफवाज गजा पट्टी में दहशतगर्दों के ठिकानों पर हमले जारी रखेंगे। इधर अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा कि गजा में अब जंगबंदी की जरूरत है। उन्होंने इसराइल और हमास से सरगर्मियां कम करने और तनाज़ात से बचने की दरख्वास्त की है। बाइडन ने गजा में जंगबंदी के लिए नई कोशिशों का इशारा दिया है। लेबनान में जंगबंदी का इतलाक बुध के रोज से हुआ है, लेकिन इसराइली फौज की जानिब से इसके खिलाफ वर्जी की इतलात मौसूल हो रही हैं। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि अगर नेटो यूक्रेन की सलामती की जमानत देता है तो जंग के बदतरीन मरहले से बचा जा सकता है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि इस मुआहदे के तहत अगर नेटो यूक्रेन के बकिया हिस्सों को सिक्योरिटी फराहम करता है तो वो जंग खत्म कर सकते हैं। ज़ेलेंस्की का ये बयान तकरीबन 3 साल से जारी जंग में बढ़ती कशीदगी के दरमियान आया है। रूस ने इस हफ्ते कीव में सरकारी इमारतों पर हमले की धमकी दी है और यूक्रेन के तवानाई के शोबे पर बड़े पैमाने पर फिजाई हमला किया है। ज़ेलेंस्की ने बरतानिया के स्काई न्यूज़ को बताया कि अगर हम जंग के इस जारिहाना मरहले को रोकना चाहते हैं तो हमें यूक्रेन के इस इलाके को नेटो के तहफ़्फ़ुज़ में लाना होगा जो यूक्रेन के कंट्रोल में है। ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा कि ये काम तेजी से करने की जरूरत है और यूक्रेन सिफारती जराये से अपनी सरजमी के दूसरे हिस्से को वापस हासिल करना चाहता है। इस माह के अवाइल में डोनाल्ड ट्रंप के अमरीकी सदारती इंतखाबात में कामयाबी के बाद से मुमकिन जंग बंदी या अमन मुआहदे की बात तेज हो गई है। नाइजीरिया के दरियाए नाइजर में जुमे को एक कश्ती पलटने से 27 अफराद की मौत हो गई। ख्याल किया जा रहा है कि महलूकीन की तादाद में इजाफा हो सकता है। राहत रसानी का काम ताहाल जारी है। गोकी स्टेट इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी की तर्जुमान सिनरा मूसा के मुताबिक तलाश और बचाव मुहिम मुकम्मल होने के बाद ही महलूकीन की कुल तादाद का पता चल सकेगा। ये हादसा उस वक्त पेश आया जब वस्ती कोगी रियासत के मसा बरादरी के ताजिर हमसाया रियासत नाइजर के एक हफ्तेवार बाजार में कश्ती के जरिए सफर कर रहे थे। रोमानिया की आला अदालत ने सदारती इंतखाबात से मुतालिक अपना फैसला मुलतवी कर दिया है। अदालत ने इंतखाबात के पहले मरहले की मनसूखी का फैसला 2 दिसंबर तक मुलतवी कर दिया। रोमानिया के अफसरान ने कहा कि उन्हें इंतखाबी मुहिम में मुदाखलत के शवाहिद मिले हैं और अदालत ने अभी तक नताइज की तौसीक नहीं की है। सियासी माहिरीन का कहना है कि सदारती इंतखाब से पैदा होने वाली इस तरह की गैर यकीनी की सूरत हाल पार्लिमानी इंतखाबात के नताइज पर भी असरअंदाज होगी। इससे हुकूमत बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब रोमानिया में दूसरे मरहले की वोटिंग 8 दिसंबर को होगी। अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुकर्रर करदा कई महकमों के सरबराहों को जान से मारने की धमकियां मौसूल हुई हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कहा कि उनकी इंतजामिया इस मामले पर FBI के साथ मिलकर काम कर रही है। ट्रंप की तर्जुमान कैरोलिन लेविएट ने कहा कि गुज़िश्ता 2 दिनों से नई काबीना में नामजद किए गए लोगों और उनके करीबी लोगों को जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जारी जंगबंदी पर हिजबुल्लाह के सरबराह नईम कासिम ने जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद के लिए लेबनानी फौज के साथ करीबी राब्ते का वादा किया। कासिम ने कहा कि हिजबुल्लाह ने मुआहदे की मंजूरी दे दी है। मुआहदे के मुताबिक हिजबुल्लाह अपने हथियारों को दरियाए लेतानी के शुमाल में ले जाएगी। लेबनानी फौज को इसराइली सरहद के करीब तैनात किया जाएगा। बदले में इसराइल लेबनान से अपनी फौजें निकाल लेगा।
इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जंगबंदी के बाद हजारों लेबनानी शहरी जुनूबी लेबनान में अपने घरों को वापस जा रहे हैं। इसराइली फौज ने लेबनान के बेघर शहरियों को वार्निंग जारी की है। इसराइली फौज ने कहा कि जुनूबी हिस्से के किसी भी बाशिंदे को यहां से वापस नहीं जाना चाहिए। अगर कोई ऐसा करेगा तो वो अपने आप को खतरे में डालेगा। और आइए नाजरीन, अब नजर डाल लेते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। तो नाज़रीन, आइए अखबारात की जायजे में इस वक्त सबसे पहले बात कर लेते हैं एक अहम खबर की, और ये वो खबर है जिसे ज़्यादातर अखबारात ने अपनी शह सुर्खियों में जगह दी है। पार्लियामेंट की कार्रवाई 2 दिसंबर तक मुलतवी, 4 दिनों में सिर्फ 40 मिनट काम हुआ है। जी हाँ, अपोजिशन की हंगामा आराई की वजह से पार्लियामेंट की कार्रवाई नहीं हो सकी और इसे मुलतवी कर दिया गया। 25 नवंबर को पार्लियामेंट का सरमाई इजलास शुरू हुआ था और बताया जा रहा है कि इन दिनों में सिर्फ 40 मिनट ही काम हो सका। और अब नजर डाल लेते हैं अगली सुर्खी पर। संभल मस्जिद तनाज़ा, निचली अदालत की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। दरख्वास्त गुजार को हाई कोर्ट जाने को कहा गया। एडवोकेट कमिश्नर की सर्वे रिपोर्ट को जारी न करने और सील बंद लिफाफे में रखने का हुक्म दिया गया है। और साथ ही योगी हुकूमत को अमन और हमांगी का माहौल बरकरार रखने की भी हिदायत दी गई है। अदालती तहकीकात का हुक्म, 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है। और साथ में आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि सख्त हिफाजती इंतजामात के दरमियान कल जुमे को नमाज जुमा पुरअमन तरीके से अदा की गई और पुलिस का फ्लैग मार्च भी था। और अब अगली सुर्खी देख लेते हैं। इबादत गाहों पर अदालत उज़्मा के फैसले पर सख्ती से अमल किया जाए। आपको बता दें कि शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी का ये बयान है। और एक और सुर्खी देख लेते हैं। सीएजी की रिपोर्ट को लेकर एलजी का वजीर आला को मकतूब रिपोर्ट पेश करने में ताखीर के लिए आप सरकार की तनकीद की गई है। और अब देख लेते हैं नाज़रीन अगली सुर्खी भी काफ़ी अहम हो जाती है। 1 डिग्री दर्जा हरारत में तैर कर आलमी रिकॉर्ड बनाने वाली पहली एशियाई खातून। और अब चलते चलते एक और सुर्खी पर नजर डाल लेते हैं। इसराइली फौज का जंगबंदी मुआहदे के बावजूद लेबनान पर हमलों में मजीद 78 शहरी शहीद। लेबनान का इसराइल पर जंगबंदी के खिलाफ वर्जी का इल्जाम। तो नाज़रीन, ये था अखबारात का मुख्तसर जायजा। और आइए अब लौटते हैं बुलेटिन की जानिब, कुछ और खबरें देख लेते हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के पाकिस्तान में इनाकात के हवाले से इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग आज फिर होगी। गुज़िश्ता रोज होने वाली मीटिंग में चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल पर इत्तफाक राय न हो सका। मेजबान पाकिस्तान ने कल टूर्नामेंट की मेजबानी के लिए हाइब्रिड मॉडल को मुस्तरद कर दिया था। ये मीटिंग मुख्तसर थी क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मोहसिन नकवी ने वाज़ेह कर दिया कि हुकूमत की मंजूरी न होने की वजह से भारत का उनके मुल्क का सफर करने से इनकार करने के बावजूद हाइब्रिड मॉडल काबिल कबूल नहीं होगा। दरियासना गुज़िश्ता रोज दिल्ली में वज़ारत ख़ारजा ने बीसीसीआई के इस मौक़िफ़ को दोहराया कि सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जा सकती। बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह ने ऑनलाइन मीटिंग में शिरकत की। शाह 1 दिसंबर को आईसीसी के नए सरबराह का ओहदा संभालेंगे। सिंगापुर में खेले जा रहे आलमी शतरंज चैंपियनशिप के 5वें राउंड में आज भारत की डी गुकेश और चीन के डिंग लेरियन आमने सामने होंगे। इस टूर्नामेंट में दोनों खिलाड़ियों के दरमियान सख्त मुकाबला देखा जा रहा है। जुमे को खेले गए चौथे राउंड का मैच ड्रॉ पर खत्म हुआ। 14 राउंड के इस मैच में दोनों खिलाड़ी 4 राउंड के बाद बराबर पर रहे। काबिल जिक्र है कि इस चैंपियनशिप में लेरियन ने पहला राउंड जीता था, दूसरा राउंड ड्रॉ हुआ था। वहीं तीसरे राउंड में गुकेश ने लेरियन को शिकस्त दी थी। भारतीय ग्रैंड मास्टर निहाल सरीन ने प्रेसिडेंट कप अपने नाम कर लिया है। उज्बेकिस्तान के शहर ताशकंद में मुनक़दा 9 राउंड गेम में भारत के नौजवान शतरंज खिलाड़ी निहाल सरीन ने 735 पॉइंट हासिल करके पहला मुकाम हासिल किया। और अब मौसम का मिजाज।
तो नाज़रीन, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें, आदाब।